आज का हमारा वीडियो डॉक्टर अंबेडकर के लिए है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। मैं जब इंटरव्यू देने गई थी तो लोक सेवा आयोग में जब एंट्री करते हैं तो जब चैम्बर में जाते हैं उसके पहले ही बहुत पर्सनालिटीज़ की फ़ोटो लगी हुई है। लगभग 10 से 15 फ़ोटो ही लगी हुई थी। और जब मैं एंट्री की तो वहाँ पे 5 इंटरव्यू थे। किसी ने किसी के बारे में, किसी ने किसी, मतलब लगातार वो पूछे जा रहे थे और मुझे जितना आ रहा था तो बताए। इवन मैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में फंस गई थी और उन्होंने मुझसे केवल मेरे मुंह से ऐसे निकला कि हाँ सेकंड राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे। तो उन्होंने पूछा क्या राष्ट्रपति नहीं बने थे, तो मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी। दूसरी चीज़, जब उन्होंने उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था कि भीमराव अम्बेडकर की लगी हुई थी वो, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भीमराव अम्बेडकर का मतलब पूछा ये कौन है, तो मैंने बताया। तो उन्होंने बोला, और मेरी जो इंटरव्यू थी वो 6 अप्रैल को थी और 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन होता है। तो उन्होंने वो इंटरव्यू के जो बोर्ड के लोग थे, रामजी मौर्य बोर्ड में मेरा पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि इनका पूरा नाम क्या है। तो मैं जो है भीमराव अम्बेडकर केवल बता पाई। इनके बारे में बहुत कुछ पूछते जा रहे थे, तो जितना मैं जान रही थी उतना बता रही थी। इवन उन्हें 3-4 बार मुझे रिकॉल किया कि क्या इनका सिर्फ यही नाम है, तो मैं इनका पूरा नाम नहीं बता पाई। इनका पूरा नाम था भीमराव रामजी अम्बेडकर और मैं नहीं बता पाई और मुझे शायद इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अभी तक मैं यही सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ें नाचते रहती हैं। जब भी मैं अम्बेडकर की कहीं भी फ़ोटो देखती हूँ तो मेरे दिमाग में उनके पूरे नाम और उनके पिता और माता जी के नाम आते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को कि बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी है जिसने सामाजिक न्याय और समानता के लिए बहुत कुछ किया है और हम आज उतनी प्रासंगिक हैं और वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक, भविष्य के लिए भी बहुत ही प्रासंगिक हैं, क्योंकि उन्होंने जो समानता का दृष्टिकोण लाया है, जो महिलाओं के लिए, जो श्रमिकों के लिए, जो सभी के लिए उन्होंने जो अथक प्रयास किए वो बहुत सराहनीय है। मैं आपको बताना चाहूँगी उनके बारे में, मैं कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी और मैं चाहूँगी कि जिसको भी जो नॉलेज हो आप लोग अगर देखें तो हमें सुधार ज़रूर करिएगा। थैंक यू। उनका जन्म जो हुआ था मध्य प्रदेश में हुआ था और 14 अप्रैल 1891 में हुआ था और महू जगह का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िले में पड़ता है। और उनके पिताजी का जो नाम था रामजी मालोजी सकपाल था। उनकी माताजी भीमा बाई जी थी। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि शिक्षा वे अच्छे परिवार के थे। उनके पिता मतलब सैन्य, मतलब अंग्रेज़ों के उसमें नौकरी कुछ करते थे और जो है शायद सूबेदार या कुछ पोस्ट पे थे। अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बता पा रही हूँ, आप लोग मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। तो वो जब शिक्षा के लिए जाते थे तो वो उन्हें पीछे बैठाया जाता था और वो जहाँ पे बच्चों के स्लीपर वगैरह रखे थे और उसके भी पीछे आप लोगों ने देखा होगा उनको अगर पानी उनको लेना होता था तो लोग पहले पानी गिराते थे तो पानी पीते थे। ऐसी ऐसी हम लोगों ने जो पढ़ी हुई है या उनके साथ जो हुआ सोशल जस्टिस की लड़ाई, जिस तरीके से उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ा है, ये हमारे लिए भी, हमें भी ऐसा सीख मिलनी चाहिए। हमें भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं आपको उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि उनके साथ जो भेदभावपूर्ण रवैया हुआ, लेकिन वो धैर्यपूर्वक, वीरतापूर्वक सारी चीज़ों का सामना करते रहे और आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। और उनकी शिक्षा के बारे में हम बताना चाहेंगे। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1912 में उन्होंने लंदन चले गए और 1912 में एल्फिस्टन कॉलेज से उन्होंने बीए की ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से किया हुआ था और 1916 में उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इंडियन रूपी पे उन्होंने थीसिस लिखा था। और 1920 में मूकनायक नामक साप्ताहिक पत्रिका और जो है 1927 में उन्होंने एक महार सत्याग्रह मुंबई में चलाया था, जिसमें उन्होंने मंदिरों में अछूतों के प्रवेश और पानी की सबकी सार्वजनिक उपलब्धता के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर जब सामन कमीशन भारत में आया था तो उन्होंने अछूतों के लिए शिक्षा की सुविधाओं की मांग की थी, जब 1928 में आया था। और गोलमेज सम्मेलन जब यूके में हो रहा था तो वो अछूतों और वंचितों के नेता के रूप में शायद वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। 1930 में प्रथम, द्वितीय, तृतीय में भी शामिल हुए थे। 1932 में पृथक निर्वाचक मंडल की मांग उन्होंने की थी और उसके लिए उन्होंने 24 सितंबर 1932 को गांधी जी के साथ उनका समझौता पूना पैक्ट हुआ था यरवदा सेंट्रल जेल में। और आप लोगों को पता ही होगा कि उन्होंने वो जमींदारी प्रथा के लिए उन्होंने मुंबई विधानसभा से जमींदारी प्रथा के खिलाफ उन्होंने 1938 में एक विधेयक भी पेश किया था। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि उनका बहुत ही योगदान रहा है, चाहे स्त्रियों के लिए, चाहे महिलाओं, चाहे श्रमिकों के लिए, चाहे अछूतों के लिए, समाज के लिए। संविधान के निर्माता के रूप में उनको एक लेखक, एक चिंतनशील नागरिक, एक आधुनिकता और वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, सामाजिक सुधार को बहुत महत्व देते थे। जब संविधान का निर्माण होता तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए। प्रारूप समिति
हम लोग समझते नहीं है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति मैं पहले सोचती थी कि प्रारूप समिति बस ऐसे याद कर लेती थी, अब धीरे धीरे समझ में आया कि ड्राफ्टिंग मतलब कुछ जो कुछ है संविधान में कि क्या क्या होना चाहिए उन्हीं की देन है। संविधान में ये चीज़ें हैं, हम पहले ऐसे बस याद कर लेते थे, या कोई भी ऐसे ही याद कर लेता होगा। लेकिन एक चीज़ समझ ले, जो भी जैसे किसी चीज़ का नोडल अधिकारी होता है, ऐसे एक संविधान का जो नोडल अधिकारी थे वो यही थे। और संविधान सभा में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। और हमारी स्वतंत्रता के बाद, देश की स्वतंत्रता के बाद प्रथम कानून मंत्री भी बने थे। इवन उन्होंने हिंदू कोड बिल जब पेश किया 1955 में, तो वो विवादित रहा और उसे स्वीकार नहीं किया गया। और बाद में उन्होंने 1956 में जो है उन्होंने देखा कि नहीं, सवर्ण लोग जो हैं वो उसी तरीके के रवैया अपना रहे हैं, तो हिंदू धर्म छोड़ करके उन्होंने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने कुछ सभाओं का गठन किया था। मैं आप लोगों को 1924 में इन्होंने 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारी सभा का गठन किया था, जो कि समाज सुधार के लिए ही था। उनका विशेष ध्यान, पूरी लड़ाई उनकी समाज सुधार पे मैक्सिमम रही है। हमने एक आर्टिकल भी पढ़े हुए हैं, कुछ वीडियो भी उनके पढ़े हुए हैं कि वो सिर्फ 4 घंटे 3 घंटे सोते थे और इतना पढ़ाई करते थे, इतना पढ़ाई करते थे। मतलब मैं जब उनका वीडियो सुनती हूँ, BBC पे भी मैंने सुना हुआ है उनके बारे में, और काफ़ी जगह उनकी कुछ मूवी भी देखते रहती हूँ। अक्सर जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं काम कुछ करते रहती हूँ। अम्बेडकर जी के बारे में मैं काफ़ी रुचि रखती हूँ। और जो उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा थी उनकी, उन्होंने यही सार्वजनिक लड़ाइयों के लिए, जिस तरह कुओं में, तालाबों में और मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया था उसके लिए उन्होंने, और जो भी रचनात्मक कार्य थे और उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, ये सब उनके संदेश रहते थे। और उन्होंने मनुस्मृति दहन कार्यक्रम चलाया था। जो वो मनुस्मृति से पूर्णतः सहमत नहीं थे, इसलिए मनुस्मृति दहन कार्यक्रम चलाया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि वो लेखक थे, चिंतक थे, उनको 6 भारतीय भाषाओं और 4 विदेशी भाषाओं का ज्ञान था। इतने बड़े विशेषज्ञ, हम उनको नमन करते हैं। और हमारे जिस तरीके से आज हम लोग संविधान में एक अधिकार, वोटर का अधिकार हुआ, या जिस तरीके से हम लोग देखते हैं कि पहले 12 घंटे तक मजदूर लगातार काम करते थे, इतना संवेदनशील परिस्थिति में भी, और कोयला खदानों में या किसी तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ करके श्रमिक आंदोलन किया और मात्र 8 घंटे उसको करवाया, जो कि वर्तमान में भी वही व्यवस्था जारी है। उनका एक नारा था, शिक्षित बनो, शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। शिक्षित हो, संघर्ष करो और संगठित रहो। और वो शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे। वो मानते थे कि शिक्षा से ही जागृति आएगी, उसी से ही विश्वास आएगा, उसी से लोग जागरूक बनेंगे। उन्होंने महिलाओं पर भी विशेष बात किया है कि महिलाओं का पतन क्यों हो रहा है। उन्होंने बाल विवाह पे, सती प्रथा पे, विधवा विवाह का विरोध किया था, और कन्यावध पे कन्यावध जैसी समस्याओं को, मुद्दों को उठाया था तत्कालीन परिस्थितियों में, ताकि महिलाओं की गरिमा, जैसा कि आर्टिकल 21 हम पढ़ते हैं। और संविधान का अनुच्छेद 32 में उन्होंने कहा भी है, मतलब मौलिक अधिकार को विशेषतः कहा कि सांविधिक उपचारों का अधिकार है। उन्होंने महिलाओं की गरिमा, समानता और सम्मान के लिए बहुत प्रयास किए। न केवल उन्होंने जाति प्रथा के लिए प्रयास किए, बल्कि श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए, मतलब सभी वर्गों के लिए उन्होंने प्रयास किया। वो इतने पढ़े लिखे थे, उनको राजनीति का, धर्म का, मानव विज्ञान का, समाजशास्त्र का, कानून विशेषज्ञ तो थे ही, हिस्ट्री भी वो पढ़े लिखे थे, इतिहास मतलब, और अर्थशास्त्र के वो विशेषज्ञ थे। इवन उन्होंने अर्थशास्त्र में PhD भी की हुई थी। पॉलिटिकल्स तो थे ही वो, मतलब एक संपूर्ण जिसको कहा जाता है, और मतलब तार्किक व्यक्ति तो थे ही। और वो कहते थे कि जो शिक्षा ही है वही शिक्षा, मतलब केवल साक्षरता की पर्पज से नहीं पढ़ी जाए, बल्कि सोशल चेंज, मतलब समाज का परिवर्तन और पुनर्जागरण के लिए उन्होंने शिक्षा को एक वाहक माना है। और वो मतलब हम आज देखते हैं कि मतलब हमारे उसमें शिक्षा निःशुल्क अधिकार दिया गया है 86वें संविधान संशोधन द्वारा। लेकिन वो उनका उसी समय मानना था कि निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और अनिवार्य होनी चाहिए। लेकिन हम भी आज भी देखते हैं, आज जब हम ये आर्टिकल लिख रहे थे तो मेरे दिमाग में कुछ गांव के मजदूर, कुछ महिलाओं को, उनकी सामाजिक परिस्थितियों को ही हम अगल बगल देख रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये आता ही है कि क्या हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं? क्या इतना आसान है? जिसको पेट भरने के लिए दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है, उसके बारे में कैसे क्या किया जाए, उनके बच्चों को कैसे शिक्षित किया जाए? तो इस तरीके से बिल्कुल विचार मंथन होना चाहिए, हर तरीके से काम इस पे होना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को बहुत ही महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि न केवल इससे सामाजिक समानता आएगी, राजनीतिक सशक्तिकरण आएगा, स्वतंत्रता आएगा, आर्थिक उन्नति आएगी। और उन्होंने एक एजुकेशन सोसाइटी दी, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी, दलितों की शिक्षित करने के लिए पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी। वो समाज का मतलब रूपांतरण चाहते थे और बहुत ही प्रोग्रेसिव सोच के थे। वो जिस तरीके की सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, सब
इम्बैलेंस जिस तरीके थे उसको दूर करना चाहते थे। वो कहते लोकतांत्रिक विचारों को लाना चाहते थे, समानता को, न्याय को लाना चाहते थे। उनके जो जब वो उनके जो विशेष मुद्दे थे वो जो है भूमिहीनों से संबंधित थे, श्रमिकों से, छोटी जोत के जो आज आकार थे, अभी हमने पढ़ा ही है कुछ पहले, खोती व्यवस्था थी जो जमींदारी, उसके खिलाफ वो थे। और सामूहिक खेती और मौद्रिक व्यवस्था, आपको हम बताते हैं 1929 की जब मंदी आई थी तो मौद्रिक व्यवस्था में उन्होंने जो सुझाव दिए थे उसको माना गया था। और वो जो है जमींदारी का उन्मूलन करना चाहते थे। उन्होंने श्रमिकों के लिए संघ बनाने की भी बात की थी, इसके लिए भी पहल किया था। और उनका एक कोटेशन हमको बहुत अच्छा लगता है। और मैं एक महिला हूँ और मुस्लिम महिला हूँ, तो मैं मुस्लिम समाज में भी देखती हूँ या अपने अगल बगल के लोग को देखती हूँ। और आज से इतना दिन पहले उन्होंने 75-80 साल पहले उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखती थी कि किसी भी समुदाय की प्रगति में मैं उस समाज की महिलाओं की प्रगति से मापूंगा। तो इतनी बड़ी बात है, तो मैं भी ये चीज़ें अब आत्मसात करती हूँ कि वास्तविक रूप से अगर महिला पढ़ी लिखी है तो समाज आगे बढ़ता है, 2 पीढ़ियाँ आगे बढ़ती हैं। और वो परिस्थितियों से अपने हर परिस्थिति झेल करके अपने बच्चों को माँ पढ़ाना चाहती है। उन्होंने मतलब एक राजनीतिक सिद्धांत भी दिया था, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, जो कि हमारे संविधान में प्रियम्बल में भी है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और हमारा ये मुझे जहाँ तक याद है ये फ्रांसीसी क्रांति का शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया शब्द है। और उन्होंने कहा था कि जो प्रजातंत्र है वो तभी सफल हो, उन्होंने 6 सिद्धांत दिए हुए थे। उन्होंने विपक्ष को भी महत्व दिया था, कहा था कि विपक्ष विद्यमान होना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि विधि और प्रशासन में समानता होनी चाहिए, ऐसा ना हो कानून अलग हो, जो कानून का संचालन करवाने वाले लोग हों, क्रियान्वयन करवाने वाले लोग हों, उनकी सोच अलग हो, एक समान होनी चाहिए। और सोशल हर तरह की अनइक्वलिटी पे वो विरोध करते थे। और वो मानते थे कि विवेक होनी चाहिए हर किसी के अंदर, विवेकशीलता की बात करते थे। और संवैधानिक नैतिकता की बात करते थे, नैतिक व्यवस्था, उनका मानना था कि नैतिक व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। और जिस तरीके से उनका एक कोटेशन और हमें वो कहते थे कि जो राजनीतिक अत्याचार की तुलना में सामाजिक अत्याचारों का अधिक चिंतनीय है, मतलब वो मानते थे। उनका मानना था कि जो राजनीतिक अत्याचार है उससे ज़्यादा तो सामाजिक अत्याचार हमारे लिए चिंतनीय है। क्योंकि जब हम पुनर्जागरण होगा, समाज जब आगे बढ़ेगा तो राजनीतिक चेतना भी आएगी। और उन्होंने जो एक शब्द कहा था, शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित रहो। धन्यवाद।